अस्सलाम वालेकुम। सहाफ़ी प्रोग्राम में मतीउल्लाह जान और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार सैयद मेहताब हैदर। मुआशी बम फट गया है। जी हाँ, मिनी बजट का ऐलान हो गया है। कीमतें फलक पोश हैं, गरीब आदमी ज़मीं बोस है। और क्या IMF इन तमाम इकदाम से मुतमईन हो जाएगा? और फिर सबसे बढ़ के ये कि जो 170 अरब रुपए का जो नए टैक्स का पहाड़ गरीब आवाम पे तोड़ा गया है, इसमें क्या हुकूमत अपने अखराजात भी कम करेगी और फिर अशराफिया इसमें क्या कुर्बानी देगा? ये तमाम सवालात हैं जो मेहताब हैदर साहब हम आपसे ही करने चाह रहे हैं। सबसे पहले तो बात यह है कि ये वही बजट है जिसका सबको इंतज़ार था। कोई खौफ का बात भी नहीं, कोई हैरानी वाली बात भी नहीं। ये तो कहते हैं मजबूरी का नाम शुक्रिया। अब IMF की डिमांड थी, और बल्कि अब तो लोग ये देख रहे थे कि शायद ये कब होना है, ये पहाड़ कब टूटना है हम पे। तो इससे कोई नई चीज़ इसमें आपको लगी है, या अब ये ऐलान होने के फ़ौरन बाद कोई तवक्को, कोई उम्मीद कि फौरी तौर पे IMF की तरफ से कोई मस्बत जवाब आ सकता है? देखें, बुनियादी तौर पे आईएमएफ का जब डेलीगेशन नहीं आ रहा था तो उन्होंने दो शराइत रखी थी जिसके बाद उन्होंने डेलीगेशन भिजवाया था। एक एक्सचेंज रेट के ऊपर था और एक आपको याद होगा कि 35 रुपये हमने पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई थी। उसके बाद उनका डेलीगेशन आया, 10 दिन यहाँ पे मुज़ाकरात हुए और मुज़ाकरात होने के बाद देखें ये पहली दफ़ा हुआ और मैंने आपके प्रोग्राम में ही इस बात का इज़हार किया कि वो बेसिकली प्रायर एक्शंस पे उन्होंने कहा था कि आप इम्प्लीमेंटेशन पहले करें तो फिर हम स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद हमने अब तक 3 काम हम कर चुके हैं। हमने बिजली की कीमत बढ़ाई है, हमने गैस की कीमत बढ़ा दी है, ECC ने उसकी अप्रूवल कर दी और कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दी। उसके बाद आज हमने ये जो मिनी बजट है ये भी कर दिया। अभी 2 काम रहते हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम IMF को इस बात पे कन्विंस कर लें कि लेइंग ऑफ द बिल जो है वो करें, ना अप्रूवल हो। अगर अप्रूवल भी हो तो आप ये देखेंगे और तो ये है कि हुकूमत इसको जल्द से जल्द जो है वो पास करवाने की कोशिश करेगी। जो 2 काम रह गए हैं, एक तो पॉलिसी रेट में इजाफा करना है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की डोमेन है, अभी 16% है। IMF तो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, अब देखें कहाँ पे ये कन्विंस करते हैं। तकरीबन 100 से 200 बेसिस पॉइंट्स का वहाँ पे इजाफा होगा। उसके बाद कंफर्मेशन उन्होंने करनी है किन किन दोस्त ममालिक ने पाकिस्तान की मदद करनी है और किन मल्टीलैटरल से मदद करनी है अगले 5 महीनों में। ये 2 काम रह गए हैं, उसके बाद ये IMF का प्रोग्राम हो जाएगा। अभी इकदाम हमने काफ़ी सारे कर लिए हैं। इसमें टैक्सेस तो ये तवक्को यही थी, जो ये 2 चीज़ें हम तवक्को कर रहे थे, लेकिन हुकूमत भी कोशिश कर रही थी लेकिन वो IMF को नहीं कर सकी। एक वो फ्लड लेवी लगाना चाहते थे, लेकिन IMF का ये था, IMF लगाना चाह रही नहीं थी, हुकूमत पाकिस्तान चाहती थी कि एक फ्लड लेवी लगाई जाए। ठीक है। क्योंकि लेवी लगाने के नतीजे में सारे के सारे जो रेवेन्यू है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास रहता है। ये जो टैक्सेस लगाए हैं आज, ये सारे के सारे फेडरल डिविजिबल पूल का ऐसा बनेंगे और सूबों को चले जाएंगे। तो हुकूमत, लेकिन IMF ने नहीं माना और IMF का आर्गूमेंट ये था कि आप वन ऑफ टैक्सेस न लगाएं, आप वो टैक्स लगाएं जो परमानेंट नेचर के हो और सस्टेनेबल। सस्टेनेबल तो देखें, मैं अब कोई क्या भी नहीं होगा। देखें आप GST जो है ये बहुत रिग्रेसिव टैक्सेशन है। GST का मतलब ये है कि आप गरीब के ऊपर ज़्यादा टैक्स का बर्डन डाल रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आपने जो चीज़ें खरीदनी है, ग्रॉसरी खरीदनी है, जिस बंदे की 10,000 रुपये इनकम है, उसकी इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से उस पर ज़्यादा बर्डन पड़ गया है। जिस बंदे की इनकम 10 लाख रुपए है, अगर वो 10,000 रुपए की चीज़ खरीदेगा तो उसकी इनकम के प्रोपोर्शन के हिसाब से उस पर कम ठीक है टैक्स का बोझ और पड़ेगा। इसी GST के हवाले से मेहताब साहब, मैं आपको यहाँ रोक रहा हूँ, मुख्तसर सिर्फ बताना चाह रहा हूँ कि ये जो आज मिनी बजट का ऐलान हुआ है और GST में भी इजाफा हुआ है, अब 17 से 18% पे आ गया है, उससे किन किन अशिया पे इजाफा होगा कीमतों पे? जल्दी से मैं आपको सिर्फ पढ़ के बता दूँ आम लोग नाजरीन के लिए कि खुर्दनी तेल है, बिस्किट, डब्बा बंद दूध, जूस, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, मशरूबात, मसाले और तमाम डब्बा बंद अशिया की कीमतों में इजाफा होगा। और फिर टिशू, साबुन, शैम्पू, लोशन, टूथपेस्ट, परफ्यूम, मेकअप मसनूआत, शेविंग क्रीम, इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। और फिर घरेलू इस्तेमाल की जो इलेक्ट्रॉनिक्स की मसनूआत हैं, जैसे बल्ब है, मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, TV, जूसर, ब्लेंडर, फ्रिज और इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी। और फिर उसके बाद शादी हाल और होटल जो हैं वो भी महंगे हैं, उनके फ़ज़ाई टिकट जो हैं महंगे हो गए, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल
जो टिकट है उसमें 50,000 रुपये का इजाफी टैक्स है। फिर सिगरेट महंगे हो गए, 150 गुना कीमत उसकी बढ़ गई है। और फिर सीमेंट जो है वो शुबा इजाफा हुआ है इन कीमतों में। तो ये आम आदमी की ज़िंदगी पे तो फौरी तौर पे इम्पैक्ट तो पड़ रहा है। देखिए, ये बुनियादी तौर पे अक्रॉस द बोर्ड जीएसटी का रेट बढ़े है। हर वो चीज़ जिस पे रेट 17% था जीएसटी का, अब उस पे 18% है। और हुकूमत पाकिस्तान का जो अपने एस्टिमेट्स हैं वो ये कहते हैं कि अगले यानी 4.5 माह में, चूँकि ये रात को, मैं आपको ये भी बताऊँ, रात को ये नोटिफिकेशन कर दिया था। आज भी अगर आप एफबीआर की वेबसाइट पर चले जाएं तो ये जीएसटी का रेट है, ये 14 फरवरी से इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो यानी 4 महीने गैस की कीमतें बढ़ चुकी हैं, बिजली की कीमतें बढ़ चुकी हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ चुकी हैं। और अभी कल आपके ख्याल में मजीद कितना पेट्रोल में इजाफा हो रहा है, ये क्या इत्तलात हैं? देखें, एक चूँकि 2 चीज़ों के असरात इसके ऊपर आने बाकी हैं। एक तो जो आपने देखा कि हमारा एक्सचेंज रेट डिप्रिशिएट हुआ, जो कि 225-230 के लगभग खड़ा था और अभी 270 के लगभग है। तो ये सारा इम्पैक्ट आना है अभी बाकी। और फिर दूसरा मसला ये है कि हमने 10 रुपए डीजल के ऊपर लेवी अभी बाकी है। आपको पता है कि 40 रुपए डीजल के ऊपर लेवी है, 50 रुपए की लिमिट है। ये जो जीएसटी है, जीएसटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सिर्फ यही नहीं किया सर, एफबीआर को ये पावर्स भी दे दिए हैं कि कुछ आइटम्स ऐसे हैं जिन पे जीएसटी का रेट 25% करना है। हाँ, ठीक है जी। मोबाइल के स्पेशल स्मार्टफोन्स हैं, वो फोन्स हैं, उसके अंदर इंपोर्टेड चॉकलेट्स हैं। चले, इंपोर्टेड चीज़ों के ऊपर मुझे टैक्स बढ़ाने में नहीं है, लेकिन जो ये जीएसटी अक्रॉस द बोर्ड 17 से 18% है, इसका मतलब ये है कि ये हाईली इन्फ्लेशनरी होगा। इसके नतीजे में महंगाई में बच्चों के दूध जो है डब्बे, दूध के डब्बों पे और दूसरे आम इस्तेमाल की जो अशिया हैं गरीब आदमी के इस्तेमाल की, उस पर भी फ़र्क पड़ेगा। अब ये बताएं कि क्या आईएमएफ मुतमईन हो जाएगी इन तमाम इक़दाम से? देखें, ये हम बढ़ उसी तरफ रहे हैं जहाँ पे आईएमएफ और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होना है। एक चीज़ है जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो आईएमएफ के ऊपर भी, वो क्रेडिबिलिटी के ऊपर है और हमारे ऊपर भी है, कि हम अपने दोस्त ममालिक से उनको परस्यू करके ये कंफर्मेशन हासिल करें कि क्या जो उन्होंने वादे किए हैं क्या वो मटेरियलाइज होंगे या नहीं होंगे। तो ये कितने जल्दी हो सकता है? ये आईएमएफ का जब स्टाफ यहाँ से गया था तो उस टाइम भी उनसे वो यही कह रहे थे कि हम उसकी कंफर्मेशन कर रहे हैं। मुझे जो सबसे बड़ा चैलेंज अब जो नज़र आ रहा है इतने सारे काम करने के बावजूद भी, वो कंफर्मेशन अगर हुई ना हुई या वो मटेरियलाइज ना हुई, तो हम प्रॉब्लम ये है कि अगर वो मटेरियलाइज हो भी जाए, आईएमएफ का प्रोग्राम रिवाइव हो भी जाए, तो बाय एंड जून हमारे फॉरेन करेंसी रिजर्व्स 6-7 बिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं होंगे। और जो भी अगली हुकूमत होगी, चाहे ये हो चाहे कोई और आ जाए, जो भी हो, मतलब हमें एक थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस मिल रहा है। हमें आईएमएफ के प्रोग्राम में फिर जाना पड़ेगा, फिर दोबारा जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वो तो होगा। अब ये बताएं कि हुकूमत ने, अशराफिया ने क्या कुर्बानी दी है आज के इस मिनी बजट के अंदर, क्योंकि गरीब आदमी पे तो पहाड़ तोड़ दिया आपने। आज अगर हुकूमत क्या ये शो करेगी कि हम भी इसमें, आप फाइनेंस मिनिस्टर की स्पीच को अगर सुने तो उसमें उन्होंने कहा है जी कि हम अपने अखराजात को कम करने का ऐलान, प्राइम मिनिस्टर ऐलान करेंगे। अच्छा। अभी फिर हमें हमारे साथ वादा कर दिया गया है कि जो नेशनल ऑस्टेरिटी कमेटी थी उसकी रिपोर्ट के तनाजर में हुकूमत इकदाम करेगी। लेकिन अगर आप ये सारे इकदाम जल्दी कर सकते हैं तो प्राइम मिनिस्टर साहब से गुजारिश है कि वो जो अपने ऊपर कदगन लगाने वाली है और अखराजात कम करने के लिए हुकूमती वज़रा और उनकी तादाद को कम करने की सिफारिशात हैं, और डिफेंस का भी 15% कट लगाने की जो तजवीज़ है उस पर अमल करें ना। आप अपनी विल दिखाएं और अक्रॉस द बोर्ड तमाम मिनिस्ट्रीज और डिवीजन का 15% का कट लगाएं। और कमेटी ने रिपोर्ट दी हुई है, आपकी अपनी बनाई हुई कमेटी है, और अगर हम सब टाइट बेल्ट करने की बात कर रहे हैं तो सबको इसमें जो है वो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। ख्वाजा आसिफ का मैं बयान देख रहा था कि पूरे पाकिस्तान में 200 के करीब ऐसे गोल्फ कोर्सेज हैं कि जो सरकारी ज़मीन पे बने हुए हैं, और ये लग्जरी नहीं है। क्या इस तरह के मैसेज, गेस्ट हाउसेज, रेस्ट हाउसेज, हज़ारों एकड़ों पर मुहित इस तरह के गोल्फ कोर्सेज, तफरीह मुकामात जो सरकार जिनको कमर्शली रन कर रही है, क्या इन सबको सरकार को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए? सर और मैं देखें, इन सब को प्राइवेटाइज करना चाहिए, और सिर्फ मिलिट्री साइड पे नहीं, सिविल साइड पे भी। इस्लामाबाद क्लब हमारे बिल्कुल साथ है। मैं समझता हूँ कि ये लग्जरीज जो हैं
ये अगर हम कौम के ऊपर इतना बोझ डाल रहे हैं तो ये जो सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी और बाकी लीड्स हैं ये सब बंद करने चाहिए, ये सब बंद करें। अब बहुत हो गया। फिर शो करें, फिर डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा, डेमोन्स्ट्रेट बातें नहीं करनी पड़ेंगी, और हर आप एक अपने ने एक्शन से इसको करके दिखाएं। हर एक ने अपने अपने गोल्फ कोर्सेज हैं, हर इदारे के, हर महकमे के, और इस्लामाबाद भरा हुआ है इन गोल्फ कोर्सेज। आप ये देखें ना सर, कुछ क्लब्स ऐसे हैं जिसमें तो ऐसे लफ्ज भी लिखे हुए हैं। जैसे कराची में मैं एक क्लब के अंदर गया तो वहां पे ये लिखा हुआ था कि वुमेन्स एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। अच्छा, अब ये बताएं कि इस बजट में कोई ऐसी चीज़ जो आम आदमी के इस्तेमाल की और महंगी नहीं हुई? सर सारी चीज़ें महंगी हुई हैं। सिगरेट के ऊपर टैक्स इन्होंने ज़्यादा बढ़ाया है, लेकिन इसमें मैं एक चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ। अगर आप फॉर्मल सेक्टर के ऊपर टैक्स ज़्यादा बढ़ा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसमें नतीजा ये हो कि जो नॉन ड्यूटी पेड सिगरेट हैं या इलिसिट सिगरेट जिनको कहते हैं, उनका शेयर बढ़ने के खतरात हैं। तो अब एफबीआर की जिम्मेदारी है कि अपनी इन्फोर्समेंट को भी बेहतर करें और जुर्माने भी फिर हैवी करें, हैवी जुर्माने भी सख्त करनी पड़ेंगी। मैं आपको बताऊं, एक अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले एफबीआर ने 1.1 मिलियन स्टिक्स पकड़ी हैं एक पेशावर के करीब एक जगह से। तो देखें, अगर वो लोग पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए हैं और वो इन बिजनेसेस को ओन करते हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन लेना, जो भी नॉन ड्यूटी पेड है। कोई एक दो मिसाल के अशराफिया के ऊपर भी भारी टैक्स लगाओ। सर उसके लिए ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ जाएं। कोई ऐसा टैक्स नहीं है यहाँ पे जो आप ये कह सकते हैं कि जी आपने एयर टिकट, चूँकि एयर टिकट अब्रॉड जो है वो ज़्यादा, लेकिन आम आदमी भी सफ़र करता है सर, जॉब्स के लिए लोग जाते हैं। तो अगर आपने उनके टिकट को कर दिया है, या तो इसको डिफ्रेंशिएट करें आप कि जो उसके हैं, लेकिन और दूसरा ये है कि ये जो शादी और मैरिजेस हॉल हैं, इनका भी आप ये देखेंगे अब तो पाकिस्तान में हर बंदा, मैं नहीं समझता कि कोई मैरिज हॉल के अलावा किसी जगह पे बाहर फंक्शन लोग कर रहे हैं। और अब तो खाली जगह ही ढूंढनी पड़ेंगी, डेफिनेटली अपने घर के सहन में ही बिल्कुल सब कुछ करना पड़ेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया सैयद महताब हैदर। को अच्छी खबरें नहीं हैं, बड़े मुश्किल हालात हैं। आने वाले दिनों में देखना कि हुकूमत ये जितने भी ऐलानात किए हैं, इन ऐलानात के हवाले से इन्फोर्समेंट कितना करती है, और फिर ये कैसे साबित करती है कि ख़ुद हुक्मरान भी और अशराफिया भी उतनी ही कुर्बानी दे रहे हैं कि जितनी गरीब आवाम से वो कुर्बानी की तवक्को कर रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद हमारे साथ होंगे सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हबीब अकरम साहब। उनसे हम बात करेंगे इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से, और फिर कोर्ट रिपोर्टर सीनियर जर्नलिस्ट क़य्यूम सिद्दीकी, उनसे भी बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। साफ़ी प्रोग्राम में अब बात होगी लाहौर की, और लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट की, जहां साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की राहदारी ज़मानत यानी हिफाज़ती ज़मानत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। इस सेगमेंट के लिए हमें ज्वाइन किया है लाहौर से सीनियर जर्नलिस्ट और तजज़ियाकार हबीब अकरम ने, और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। हबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब का जो दरख्वास्त ज़मानत का मामला है वो कल सुबह तक चला गया है, वो पेश नहीं हो रहे, तो कानून का तकाजा तो यही है कि राहदारी ज़मानत के लिए पेश होना ज़रूरी है। तो आपके ख्याल में ये मामला सियासी है या कानूनी है? आप कैसे देख रहे हैं सारी सूरत हाल को? मतीउल्लाह जान साहब, मैं तो समझता हूँ कि खालिस्तान सियासी सूरत हाल है। उसकी वजह यह है कि इससे कुछ दिन पहले हमने अब देखा है कि जो हमारे मौजूदा वजीर ख़जाना है इसहाक डार साहब, इनको एक खास माहौल में जमानत मिल गई थी, और इनके लिए तो कहीं ये पाबंदी नहीं लगाई गई थी कि ये पहले अदालत में पेश हों, पहले आएं और फिर उसके बाद इन्हें हिफाजती जमानत दी जाएगी। ये दुनिया के एक दूसरे बड़े आजम में थे और वहां पे इन्हें जमानत मिल गई थी। इसी तरह सलमान शहबाज साहब का केस है, उन्हें भी दुनिया के एक दूसरे बड़े आजम में होते हुए हिफाजती जमानत मिल गई थी। तो पाकिस्तान में एक ऐसे शख्स को जिसने आपको जो कई एजाजात भी जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिले, और वो पाकिस्तान का वजीर आजम भी रहा है, और उसके ऊपर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट भी हो चुकी है, ऐसी सूरत में अगर उसे ये रियायत नहीं मिल सकती तो फिर जाहिर है लोग सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर कहीं कानून दो तरह अमल करता है, या फिर वो जैसे कानून के बारे में एक क्लासिकल फिक्रा कहा जाता है कि कानून एक मकड़ी के जाले की तरह है जिसमें कमजोर फंस जाता है और ताकतवर निकल जाता है। तो इस वजह से ये एक सियासी मामला है। आपके ख्याल में जो अदालतें हैं वो सियासत कर रही हैं? दूसरा इसका पहलू ये है, हबीब अकरम साहब, आपके ख्याल में अदालतें सियासत कर रही हैं?
जी, मेरा बिल्कुल ये ख्याल नहीं है, और मैं अदालतों के बारे में बात करते हुए निहायत मोहतात ही रहता हूं। तो मैं क्योंकि आपने कहा नहीं ये सियासी मामला है, क्योंकि ये सारा मामला तो जज के दरमियान और जान मुल्ज़म के साहब, मैं दरमियान है। इतना कमजोर आदमी हूं कि जो कानून के इस जाले को नहीं तोड़ सकता, तो लिहाजा मैं तो उस बारे में मोहतात रहूंगा। अलबत्ता आपने अभी कहा ये सियासी मामला है ना। जी, कुछ चीजें मैं आपको अर्ज कर देता हूं। अभी अभी कुछ दिन से हमारे वजीर दाखिला मुसलसल एक बात कह रहे हैं कि इमरान खान की गिरफ्तारी का वक्त आने वाला है, इमरान खान की गिरफ्तारी का वक्त आने वाला है। पाकिस्तान के जो मौजूदा मजमुआ हुकूमत है, इससे ताल्लुक रखने वाले कई लोग ये कह चुके हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार होना चाहिए। तो अब जब आप देखते हैं एक तनाजुर में कि पहले बयानात आते हैं, फिर मुसलसल बयानात आते हैं, और जो फिर कि इमरान खान के दौर में भी बहुत होता था, रात को इंटरव्यू होता था टीवी पे, फलां गिरफ्तार होगा, सुबह गिरफ्तार हो जाते थे, लेकिन वो नैब के चेयरमैन करते थे, और नैब के चेयरमैन और हाई कोर्ट में बहुत फर्क होता है। वैसे यहाँ पे जो जमानत लाहौर में मुल्ज़म मौजूद है, उस शहर में मौजूद है, उसके लिए मेरे ख्याल में पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक कंसेशन दी थी इमरान खान को। क्यूम साहब, आपको अगर याद हो जी हाँ, तो ये जस्टिस कियानी ने खान साहब को बकायदा बगैर पेशी के जमानत दे दी थी, संडे वाले दिन, इतवार वाले दिन। तो चश्मे फलक ने कयूम साहब ये नजारा भी देखा ज़ेबा चौधरी के केस के अंदर जब हुआ था, तो संडे वाले दिन बगैर पेश हुए हुए राहदारी जमानत इनको मिल गई थी, और वो सियासी मामला नहीं था, वो नहीं, बिल्कुल नहीं था, वो ये कानूनी मामला था। इमरान खान साहब जो हैं वो अदालत जो है उन्हें पिछले 4 माह से इस्तिस्ना जो है वो फराहम कर रही थी कि वो अदालत में पेश हों। वो हर मरतबा दरख्वास्त देते थे। 4 माह से अदालत ने जितनी भी मैग्निमिटी दिखा सकती थी दिखाई है। फिर उसके बाद फिर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त जो है वो आज फिर उन्होंने कहा कि आज पे पेश वो नहीं हो सकते हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि 11 मौके फराहम किए हैं इमरान खान साहब को। तो एनीवेज लेकिन उसके बाद मतीउल्लाह जान साहब एक और फैसिलिटी भी हासिल है उनको। देखें कि रात को इमरान खान कहा करते थे ना, ये अदालत रात को क्यों, मैं अफाजिल अदलिया से बड़े एहतराम से पूछता हूँ, रात को अदालत क्यों खुली थी? आज रात भी 8:30-9 बजे तक जो है वो अदालत इंतज़ार करती रही। बल्कि अदालत ने तो यहाँ तक पेशकश की कि अगर वो आना चाहते हैं तो बहिफाजत, तो आईजी की हिफाजत में लाके उनको हिफाजती जमानत दी जा सकती है। स्ट्रेचर पे आ जाए, एम्बुलेंस के ऊपर आ जाए, पेश होने की देर है। और ये वाज़ेह बात है कि अगर वो पेश हो गए, जमानत मिल जाएगी, तो इसमें अनाज का कोई मसला तो नहीं होना चाहिए। आई डोंट नो कि क्या मसला है क्या नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी जगहों पे पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, और चल के तो जाना नहीं है उन्होंने, ऑब्वियसली माशाल्लाह से गाड़ियां हैं बड़ी जबरदस्त। हबीब अकरम साहब, आपसे ये सवाल भी फिर बनता है कि एक तरफ इमरान खान साहब रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं हजारों लाखों कारकुनों की जिन्होंने जेल भरो तहरीक के लिए अपनी गिरफ्तारी पेश करनी है, तो दूसरी तरफ वो दरखास्त जमानतें देते फिर रहे हैं, वो पेश हों और या गिरफ्तारी दे दें या तो इस्लामाबाद पुलिस को, यहाँ कम से कम जमानत के लिए तो अदालत के सामने पेश हो जाए। माशाअल्लाह, मैं आपके इस इस्तदलाल की भी दाद देता हूँ कि बड़ी मेहरबानी है आप दाद देते हैं। कहाँ एक खालिस्तन सियासी मामला, जेल भरो तहरीक तो एक सियासी तहरीक होती है। अच्छा, वो जेल जो जाते हैं जेल भरो में, वो कानूनी मसला नहीं है। वो हबीब अकरम साहब, जेल भरो तहरीक जमानत के ऊपर होती है। ये भी जरा, अब आप 2 कानूनदान बैठे हैं, जरा इस बात पे भी रोशनी डालिए कि ये जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया गया है, बाकी अदालतों ने इस हवाले से क्या फैसले किए हैं कि जब दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज होता है तो अदालतों ने कुछ पाबंदियां भी तो लगा रखी हैं। इमरान खान ने क्या वहां पे जाके बंदूक लहराई थी, वहां पे क्या कोई टाइम बम लगाया था, या वहां पे खुद कुछ जैकेट पहन के चला गया था, जिस वाकये का मामला है। यहाँ पे लाहौर में ऐसे सेशन जज भी गुजरे हैं जिन्होंने दहशतगर्दी की दफात को हटा दिया। यानी अगर उनके सामने मुकदमा पेश हुआ तो उन्होंने कहा ये दहशतगर्दी तो बनती नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, लाहौर हाई कोर्ट के फैसले हैं, लेकिन वो पेश हुए बगैर नहीं है। हबीब अकरम साहब, हम कब कह रहे हैं हमें कोई शौक नहीं है आपके महबूब लीडर इमरान खान साहब को सलाखों के पीछे भेजने का। मैं देखें, सुने बात तो सुने। नहीं, मैं हबीब अकरम साहब की साइड लूंगा। नहीं, एक सेकंड, हबीब अकरम साहब, आपके हक की बात है, आपके हक की बात है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। ये दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं बनता। इमरान खान वहां मौजूद नहीं थे। ज़ेबा चौधरी को जो अगर धमकियां दी है, बाद में जो हंगामा हुआ इलेक्शन कमीशन के सामने, जो भी है, मगर ये इतना सीरियस दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है। मसला ये है कि आप लोगों से गलती ये हुई कि आपने दरख्वास्त जमानत जमा करा दिया। आप लोगों से क्या तो मतलब मेरा मतलब है कि लाहौर में जो मौजूद हैं इमरान खान साहब, पीटीआई, उनसे ये गलती हुई कि उन्होंने जमानतों की दरख्वास्त दे दी है, वकील भी पेश होना शुरू हो गए। आपको तो जाने नहीं चाहिए ऐसी अदालतों में जो इतने गलत मुकदमे बनाती हैं।
दरख्वास्तें नहीं देनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ और मैं समझता हूँ कि जो आज लाहौर हाईकोर्ट में वकला पेश हुए, कल सुबह वो पेश ही ना होने को, ये मुकदमा ही गलत है। मगर जब आप पेश हो रहे हैं ना, तो फिर जो प्रोसीजर है उसको पूरा करना पड़ेगा। हबीब अकरम साहब, देखिए जी, अब प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये तो एक बिल्कुल टेक्निकल मामला है जिसकी बहुत हाँ, ज्यादा टेक्निकलिटीज आप लेकिन ज्यादा आपने कहा जितना ये बताऊं सियासी उससे। मामला है, मैं इसलिए कह और रहा लेकिन था। मैं इसको सियासी मामले के तौर पे ही समझ हबीब रहा हूं। अकरम साहब, इमरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। आम आदमी के साथ तो यही कुछ होता है फिर। और इससे बुरा होता है शायद। अच्छा, अब एक असैसिनेटेड एक शख्स जिसके ऊपर खुदा ना असैसिनेशन खास्ता, की खुदा अटेम्प्ट ना हो चुकी खास्ता, हो, असैसिनेटेड तो नहीं तो कहेंगे। हाँ, जी, एक बंदा हु हैज बीन असैसिनेटेड एक्चुअली, असैसिनेशन तो अटेम्प्ट अटेम्प्ट है है। जी, बिल्कुल। जी जी एग्जैक्टली। जी, हबीब अकरम साहब, खुदा का वास्ता है, आप कोई मुझे भी माफ वक्त कर होता है दुआ मुझे माफ कबूल हो सारे जाने का, ये कर वापस लें अपने लफ्ज। नहीं नहीं, एक्चुअली हु हैज ट्राइड जी जी जी, हाँ, अटेम्प्टेड अटेम्प्ट। असैसिनेशन के, बिल्कुल हाँ, जी टू बी असैसिनेटेड। जी देखिए, जी। अब बात यह है कि अब जिसके ऊपर ये अटेम्प्ट हो चुकी हो और उसके पास एक सिंपल सी बात है कि जिंदगी का मामला, और मैं आपको अर्ज करूं, पाकिस्तान के आप ज्यादा हम्म टेक्निकल आदमी है, लेकिन मेरा हम्म। नहीं ख्याल ये कोई बहुत गैर मामूली वाकया होगा कि अगर इमरान खान की हिफाजती जमानत में तौसीक कर दी जाती बगैर हाजिरी के। नहीं होगा। चलें ठीक है, नहीं ये बात अब उनकी सही है, उनकी जान को खतरा है और हाई कोर्ट के जज ने कहा कि मैं उनको तहफ़्फ़ुज़ देता हूँ, आईजी पुलिस को कहूँगा वो अपनी हिफाजत में लेके आएंगे। मगर तो मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान ठीक है, में बात सही है, पाकिस्तान मान में लेते जान हैं, को ये खतरा है, मान ये लेते ये हैं बात, आपका जेन्युइन डिमांड है। मान लेते हैं, इसी मान लेते हैं, पाकिस्तान लेकिन इस्लामाबाद की एक अदालत में एक जज साहब ने कहा था, अच्छा आप गारंटी देते हैं कि फलां शख्स जिंदा रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। आईजी साहब जो हैं वो पंजाब के, याद है आपको? ये पंजाब के आईजी साहब मेरे ख्याल में शायद वो तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे उसके सकते। पीछे मेडिकल बोर्ड की और इमरान खान साहब की हुकूमत के तो यहाँ पे मेडिकल मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट चले नहीं, और चले उसकी रिपोर्ट्स थी जिसकी बुनियाद पर यहाँ पे अदालत ये कह मेडिकल रही थी। रिपोर्ट नहीं, हबीब यहाँ साहब पे मेरे तो ख्याल तो में, यहाँ पे तो एक सिंपल सी बात है एक्सरे इमरान तक खान दिखाया साहब, गया। सिंपल सी बात है ये तो। अच्छा मेरे ख्याल में इमरान खान साहब को वैसे राहदारी कब तक जमानत, खतरा नहीं रहेगा इमरान खान साहब इमरान को? खान साहब को राहदारी जमानत मिलनी है और उन्होंने राहदारी मतलब है कि एक हफ्ते का टाइम मांगा है कि इस्लामाबाद आके उन्होंने सरेंडर करना है। वो राहदारी जमानत लेने के बाद ये गारंटी है कि वो इस्लामाबाद आके सरेंडर कर देंगे हफ्ते बाद, और हफ्ते के अंदर वो ठीक भी हो जाएंगे? जी, आप मुझसे पूछ रहे हैं जी मतलब? जी जी जी, देखिए मेरी क्योंकि राहदारी का मतलब यही है ना कि एक हफ्ते की। देखिए हाँ, मैंने इमरान उस खान अदालत साहब तक पहुंचने से के लिए। रिसेंटली मेरी मुलाकात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि आप कब तक एक्टिव हो जाएंगे, यानी इस तरह हो जाएंगे कि आपकी टांग दुरुस्त हो और आप बाकायदा तौर पर मैदान में आए। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी डॉक्टर्स ने उनका टेस्ट लिया है। उसी दिन इत्तेफाक की बात थी कि डॉक्टर्स ने उन्हें चेक किया था। तो उन्होंने ये जो मुझे इमरान खान साहब ने, और वहां पे और भी दूसरे जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि बाय द एंड ऑफ फेब्रुअरी डॉक्टर्स ने कुछ देखना है, टेस्ट लेने, और उसके बाद वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में भी होंगे, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में होंगे बल्कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन भी चलानी। तो लिहाजा अगर कोई मामला मेडिकल है तो मैं तो हर केस में, मैं तो नवाज शरीफ साहब के केस में भी उस वक्त भी यही कहा करता था कि किसी शख्स को कितनी तकलीफ है, कितनी दर्द है, ये तो सिर्फ ये वही वो जान शख्स खुद सकते, ही बता सकता है। बेशक। तो लिहाजा अब जहां तक इमरान खान साहब का अगर मेडिकल रिपोर्ट, अगर कोई ऐसी मेडिकल रिपोर्ट है जो अदालत में जिसको वजन दिया जाना चाहिए तो जरूर दिया जाना चाहिए। और वो भी शौकत खानम जैसे इतने बड़े इंटरनेशनल मयार के हॉस्पिटल की रिपोर्ट है, उसको तो बिल्कुल वजन मिलना चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे हबीब साहब, मगर इसके बाद एक और बड़ा अहम नुक्ते पे बात करनी है। इमरान खान ने जो एक खिताब किया है उसमें मज़ीद कुछ इंकशाफात किए हैं, उस हवाले से आपको उनकी वो साउंड बाइट भी सुनाएंगे और फिर आपसे बात करते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक। लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट तजज़ियाकार हबीब अकरम और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में अब्दुल करीम सदीकी। हबीब अकरम साहब, इमरान खान साहब ने कुछ देर पहले गैर मुल्की सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा है कि आर्मी चीफ वज़ीर आज़म का फ़ोन कैसे टेप कर सकता है, और ये तो इंतहाई एक नामुनासिब सी बात है और इंतहाई एक गलत किस्म की हरकत है। तो इमरान खान साहब ने ये उस हवाले से बात की है जिसमें जावेद चौधरी साहब ने ये दावा किया था, शायद बल्कि नहीं, मंसूर ये अपना आफ्ताब इकबाल साहब ने, आफ्ताब इकबाल साहब ने दावा किया था कि जनरल बाजवा को उनको फ़ोन आया। मेरे ख्याल में अगर आफ्ताब इकबाल साहब को फ़ोन कर सकते हैं तो वो तो टेप भी कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे वैसे इमरान खान साहब का इस दावे के हवाले से?
अच्छा, वैसे मुझे तो ये पूछना चाहिए, आप दोनों क्या कहेंगे? क्या वजीर आजम का फोन टेप करना चाहिए? चलें, आप क्या हमें वजीर आजम का ये फोन फोन टेप करना टेपिंग की चाहिए? बात तो नहीं हो रही। नहीं, आप हमें अपने प्रोग्राम में बुलाएं तो फिर बताएंगे हम, पहले आप जवाब दो। देखिए, पाकिस्तान में जब से ये पहली वीडियो आई थी गालिबन, जो जब साबिक चेयरमैन थे, चीफ जस्टिस, माफ कीजिएगा, जस्टिस जावेद इकबाल रिटायर्ड जो थे, उनकी वीडियो आई थी एक, उसमें जिसमें कुछ बातें ऐसी थी जो सर जाहिर से है पाँव वाली। नापसंदीदा जी जी, थी सर तो तपाओ, मुमकिन। बिल्कुल जावेद इकबाल। अब उस वीडियो के बारे में जब वो वीडियो आई तो उस वक्त मैंने एक अर्ज किया था, उस वक्त मैं कॉलम लिखता था कि अखबार में, तो मुझे आज आपके सवाल से वो कॉलम ही जहन में आ गया कि उस वक्त मैंने ये अर्ज किया था कि इसके बाद अब ये सिलसिला रुकेगा नहीं। और फिर उसके बाद हमने देखा कि वीडियोस का, ऑडियोज का सिलसिला है जो कभी रुकने में आ ही नहीं रहा। नतीजा उसका ये निकला है कि हमने पाकिस्तान के हाईली सिक्योर्ड ऑफिसेज के बारे में भी हमने शकूक व शुबहात पैदा कर दिए हैं। अब इतने शकूक व शुबहात पैदा हो चुके हैं कि पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर एतमाद, ना उसके मौशी निज़ाम पे एतमाद किया जा रहा है, ना उसके सियासी निज़ाम पे एतमाद किया जा रहा है, ना कुछ और किया जा रहा है। आपको तो यकीन नहीं है कि जनरल बाजवा ने ऐसा किया होगा? आपको यकीन नहीं है क्या जनरल बाजवा ने ये फोन टेप किया होगा, वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड की होगी? आपको यकीन नहीं है, जैसा कि आफ्ताब इकबाल देखिए, दावा कर? जिस तरह ऑडियोज सामने आई हैं बिलखुसूस, उससे तो ऐसा लगता है कि हर एक का फोन हर एक रिकॉर्ड कर रहा था। आपको हैरानी हुई है वैसे जनरल बाजवा के, अगर उन्होंने ऐसी मैं हरकत जनरल की? बाजवा के ऊपर स्पेसिफिकली मैं कोई बात नहीं कह सकता अनलेस मेरे पास कोई बहुत ही ठोस इंफॉर्मेशन हो। लेकिन इमरान खान ने तो कहा है कि जनरल बाजवा ये कैसे ये फोन टेप कर सकते हैं, और इमरान उन्होंने खान इसकी साहब जाने और जनरल बाजवा साहब जाने, ये एक ऐसी स्पेसिफिक बात है कि जो दो अफराद जो बहुत ही हाई आला ओहदों पे फाइज रहे हैं, उनको उनका इंफॉर्मेशन के जराए डेफिनेटली। आपके ख्याल में क्या वजीर आजम की गुफ्तगू को रिकॉर्ड होना चाहिए, चाहे कोई भी कर रहा हो? क्या ऐसा होना चाहिए असूली तौर पे? देखिए, दुनिया भर में वजीर आजम की गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है। अच्छा, दुनिया भर में सदर की गुफ्तगू रिकॉर्ड होती है जब वो इमरान खान साहब तो खुद भी मेरे ख्याल में इसकी मैं तारीफ करते आपकी रहे। तारीफ कर रहे हैं इमरान खान साहब का। मैं एक आपको इंटरव्यू सुना दूं। आप मसला ये है कि अब आप पहले आगे चल पड़ते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा वाकया भी है कि जब ये जनरल ज़ियाउल हक के दौर से बाकायदा तौर पर आर्मी हाउस में और जहां जहां वो मीटिंग्स करते थे, उन मीटिंग्स का बाकायदा ऑडियो रिकॉर्ड रखा जाता था। और ऑडियो रिकॉर्ड वो ना सिर्फ बाद में जाया हो गया किसी और वजह से, लेकिन बहरहाल वो जो ऑडियो रिकॉर्ड है उसके बाद ये सिलसिला पाकिस्तान के अंदर शुरू रहा। अब क्या उन सारे ऑडियोज को सामने आ जाना चाहिए? क्या सदारती नहीं, आई एम सॉरी हबीब साहब, लेकिन ये सदर का मामला है, उसमें भी मीटिंग की रिकॉर्डिंग्स करना, व्हाइट मीटिंग हाउस को जो एक कुछ ऑफिशियल रिकॉर्ड बनाना, हबीब साहब, मीटिंग्स का ऑफिशियल रिकॉर्ड और बात है, एक जर्नैल ये इस तरह की हरकत करे बगैर वजीर आजम को बताए, ये और बात है। और फिर वैसे भी सारी दुनिया की जो आपने मिसाल दी है, मालूम नहीं हम कौन से दुनिया में रहते रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की मर्जी और इजाजत के बगैर रिकॉर्डिंग ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और प्राइवेसी की है ना। मैं इमरान खान जो आप एतराज कर रहे हैं ना आर्मी चीफ की रिकॉर्डिंग पे, मैं एक शॉट उनका सुना दूं, वो पहले क्या कहते थे और अब उन्हें किस बात पे एतराज है, ये जरा सुनिएगा प्लीज। फौज को सब कुछ पता होता है क्योंकि जो हमारी ISI है ये दुनिया की एक आउटस्टैंडिंग इंटेलिजेंस एजेंसी है। ओके। तो अब जो मैं करता हूं, जो मैं टेलीफोन करता हूं, जो भी मुझे कांटेक्ट करता है, सब कुछ ISI को पता होता है। अच्छा, IB को भी पता होता है, ISI को भी पता होता है। वैसे क्यूब साहब, ये गिला बनता है अब इमरान खान का कि कैसे हो सकता है, ये कहते हैं सब कुछ पता होता है फौज को, तो अब किस बात का रोना धोना? देखें, बात ये है कि आपके ख्याल में मतीउल्लाह अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब, एक सेकंड जी, अच्छा, आपके ख्याल में रिकॉर्डिंग करना और उसको मंजरे आम पर लाना, वजीर आजम दोनों ही जुर्म है मेरे ख्याल। आप पूछ लिया तो सुन लें, मंजरे आम पे लाना, ये दोनों जुर्म है, दोनों में कोई फर्क ही नहीं। नहीं, जुर्म है, दोनों जुर्म है, दोनों जुर्म है। देखें, दोनों जुर्म है, बिल्कुल उसी तरह। मैं दाद देता हूँ आपके इस नुक्ते की। नहीं, बिल्कुल आपकी दाद मैं नहीं मांगूंगा। अच्छा, देखिए मेरी बात, मेरी राय है कि मैं एज अ कोर्ट रिपोर्टर बगैर बताए सुने मेरी बात। हबीब अकरम साहब सुन लीजिए, बात तो सुन लेना। बिल्कुल दुरुस्त बात है हबीब अकरम साहब, बात सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। देखिए, रिकॉर्डिंग दुरुस्त लीक नहीं करना चाहिए, अगर हो जाए तो और बात है।
लेकिन कहते हैं अब मुझे समझ यही आ रही है, आई डोंट नो क्या। देखें मतीउल्लाह यार, देखें हबीब अकरम साहब, बात यह है कि टेलीफोन रिकॉर्डिंग के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है ना, कुछ कवानीन हैं कि किन के टेलीफोन और किस तरह से रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जहां नेशनल सिक्योरिटी का मामला हो उसमें बाकायदा एक प्रोसीजर है, वो उसकी इजाजत होती है, फिर वो एजेंसी जो है उसको ऑथोराइज करते हैं। लेकिन अगर आप गैर एलानिया मेरा, मती का या आपका, हम दोनों की कन्वर्सेशन भी अगर आप रिकॉर्ड करते हैं तो ये इट्स इलीगल। जय जय के दूसरी बात, सवाल ये पैदा होता है कि ऐसी क्या बदएतमादी थी कि जनरल बाजवा इमरान खान साहब की ये बातें टेप करते थे। ये एक बहुत ही खतरनाक सवाल है हबीब अकरम साहब, क्योंकि वाटरगेट स्कैंडल तो आपने सुना होगा, क्योंकि इमरान खान बड़ी मिसाल देते हैं मगरब की, और वो हमसे ज़्यादा अमेरिका को, मगरब को जानते हैं। सदर निक्सन को रिज़ाइन करना पड़ा वाटरगेट स्कैंडल पे, और वाटरगेट स्कैंडल यही था कि अपोजिशन के जो लीडरान थे उनको उस वाटरगेट की बिल्डिंग में रिकॉर्ड किया जाता था, उनकी कन्वर्सेशन इलीगली, और CIA करती थी ये, CIA। मगर इसके बावजूद CIA के एहलकारों को सजा भी हुई और फिर सदर निक्सन को रिजाइन भी करना पड़ा। बट एनीवे, लेकिन वो जो ऑडियो आई थी मतीउल्लाह जान साहब के, हमने इस पर खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, खेलना है, वो उसके बाद बहरहाल वो भी बड़ी ज्यादती थी। रिकॉर्ड हो जाए, लीक ना हो, मतलब दुनिया को ना पता चले कि आपने क्या बोला, क्या कहा। बेशक अपने रिकॉर्ड के लिए रिकॉर्ड करना। और ये तो हमारी हबीब अकरम साहब, आपको भी याद होगा कि बेनजीर भुट्टो की हुकूमत जब गई थी उसमें एक इल्जाम ये भी था कि जजेस के फोन टैप किए जाते थे, और उस पर जैसे सलीम अख्तर साहब का लास्ट लाइन हबीब अकरम साहब, लास्ट लाइन। देखिए बात यह है, मैं आपको एक अर्ज करना चाहूंगा मतीउल्लाह जान साहब, पाकिस्तान में जो क्राइसिस है ना, वो ना ऑडियो से पैदा हुआ है, ना वीडियो से पैदा हुआ है, ना ऑडियो और वीडियो ओरिजिनल मसला है, ना इमरान खान का ये मसला है कि उन्होंने पेश होना है, उन्हें जमानत मिलनी है। पाकिस्तान का ओरिजिनल मसला जो है वो ये पैदा हुआ है कि पाकिस्तान में इस वक्त कानूनी और दस्तूरी सूरत हाल है, जिससे बचने के लिए दरअसल ये सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो कानूनी और दस्तूरी सूरत हाल। अच्छा हबीब अकरम साहब, मेरे से एक छोटा सा सवाल कर लें मतीउल्लाह जान साहब। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।